हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्वागत है फिर से आपका बिज़नेस स्टडीज़ विद अनुभव में। क्लास 11 सीबीएसई का सेकंड चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस। तो अगर किसी व्यक्ति ने ये डिसाइड किया है उसे बिज़नेस शुरू करना है, अपने आसपास वो देखता है कितनी तरह के बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है, सोल ट्रेड है, पार्टनरशिप है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या जॉइंट हिंदू फैमिली बिज़नेस है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं और कंपनीज़ भी हैं। अब वो ये नहीं समझ पाता कि वो किस तरह का बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश करे। तो हम उसको हेल्प करेंगे ये जानने में, ताकि हम सारे जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनके फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस पढ़ने के बाद हम वो डिसाइड कर सकते हैं कि हम अपनी कंडीशंस, अपने जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम कौन सा बिज़नेस स्टैब्लिश करें। तो आज के वीडियो में इसके इंट्रोडक्शन के अलावा हम ये भी पढ़ेंगे कि सोल ट्रेड क्या है, उसका मीनिंग, फीचर्स, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। तो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो इंडिया की इकोनॉमी है उसे हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। अब हम इसको ऐसा क्यों कहते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों कहते हैं? बिकॉज द private sector enterprises and public sector business enterprises, they coexist in the Indian economy। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर बिजनेस एंटरप्राइजेज हैं यहाँ, जैसा कि कुछ कंट्रीज़ में होता है, यूएसए में, या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं सिर्फ, जैसा कि चाइना में। इंडिया में दोनों तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं। प्राइवेट सेक्टर बिजनेस एंटरप्राइजेज मतलब यहाँ का जो ओनरशिप है, इन ऑर्गेनाइजेशंस का ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, एवरीथिंग इज़ इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स। वेयर एज इन पब्लिक सेक्टर द ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इज़ इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। अब पब्लिक सेक्टर के भी कई टाइप्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस के। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं जो कम्प्लीटली गवर्नमेंट ओन करते हैं, जैसे कि इंडियन रेलवेज़, डिफेंस, दूरदर्शन। ठीक है। और स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, जिनका फॉर्मेशन, जिनका इस्टेब्लिशमेंट एक पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत होता है, जैसे कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। गवर्नमेंट कंपनी जिसमें 51% पेड अप कैपिटल तो गवर्नमेंट के पास है, बाकी का प्राइवेट हैंड्स में है। तो इसके एग्जांपल हैं सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम ये 5 फॉर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप का एग्जाम्पल आपने ज़रूर देखा है अपने आसपास, ग्रॉसरी स्टोर, जहाँ पे एक व्यक्ति जो है वो सारा काम संभालता है उस शॉप का। पार्टनरशिप, जैसे कि सीए के फॉर्म्स होते हैं या लीगल कंसल्टेंसी के फॉर्म्स होते हैं, जिसमें पार्टनर्स मिलजुल के काम संभालते हैं। ठीक है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का एग्जांपल, जैसे जनरली 2-3 जनरेशन्स के लोग जब एक साथ काम करते हैं, एक साथ बिजनेस करते हैं, उनकी एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, हेड ऑफ़ द फैमिली को वो कर्ता बोलते हैं, है ना। और जैसे फॉर एग्जांपल ज्वेलरी बिज़नेस में मैंने देखा है कुछ 2-3 पीढ़ियों के लोग एक साथ काम करते हैं और ये उनका पुश्तैनी या पीढ़ियों से चला आ रहा बिज़नेस होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के एग्जांपल्स हो गए अमूल। अमूल जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड या आईसीएच, इंडियन कॉफ़ी हाउस। तो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसके भी कई 5 फॉर्म्स हैं या 5 टाइप्स हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसके एग्जांपल्स हो गए टाटा, इन्फोसिस, ठीक है, विप्रो हो गया, या आपका रिलायंस हो गया, है ना। ये सारे एग्जांपल्स जो हैं वो जॉइंट स्टॉक कंपनी के हैं। तो ये 5 के फॉर्म्स के बारे में हम इस चैप्टर में एक एक करके पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आप 2 और फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हो, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन और जॉइंट वेंचर्स, जिसको हम ये तीनों के साथ नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं।
तो ब्रीफ में जान लेते हैं क्या होते हैं। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस को हम ग्लोबल कॉरपोरेशंस या ग्लोबल इंटरप्राइजेस भी कहते हैं, क्योंकि इनकी जो हेडक्वार्टर है वो एक पर्टिकुलर कंट्री में कहीं पे सिचुएटेड होती है, लेकिन इनके जो बिज़नेस ऑपरेशंस होते हैं वो अक्रॉस द नेशन, बहुत सारे नेशंस में ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में इनकी बिज़नेस ऑपरेशंस होते हैं, इनके प्रोडक्ट सेल होते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं। इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं पेप्सी, कोका कोला, एलजी, सैमसंग, है ना। इनके तो प्रोडक्ट्स आपने यूज़ किए भी होंगे। अब जॉइंट वेंचर्स क्या होते हैं, जिसमें दो बिजनेस एंटरप्राइजेस आपस में अपने रिसोर्सेज और एक्सपर्टाइज वो पूल अप करते हैं। क्यों पूल अप करते हैं? क्योंकि वो अपना मार्केट एक्सपांड करना चाहते हैं, नया मार्केट कैप्चर करना चाहते हैं, है ना, ज़्यादा अपना बिज़नेस जो है फैलाना चाहते हैं। तो क्योंकि एक बिज़नेस एक से भले दो बोलते हैं ना, एक और एक 11, है ना। तो जो दो अच्छे से चल रहे बिजनेसेस हैं वो आपस में हाथ मिलाते हैं ताकि वो और ज़्यादा अपना बिज़नेस एक्सपांड कर सके, दोनों के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। जैसे मारुति और सुजुकी इंडियन कंपनी है और जापानीज़ कंपनी है, टाटा, स्टारबक्स, या आपने VI का भी ऐड देखा होगा, वोडाफोन आइडिया। तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं वो जॉइंट वेंचर के हैं। आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सिंपलेस्ट है, ओल्डेस्ट है और कॉमनेस्ट है ना। सबसे ज़्यादा जो हम देखते हैं आसपास वो सोल प्रोप्राइटरशिप, जैसे कि एक बेकरी की शॉप हो गई, टेलरिंग की शॉप हो गई, है ना, या शूज़ का आपने देखा होगा, है ना। तो इस तरह से ये सोल प्रोप्राइटरशिप का पहले हम डेफिनेशन देखते हैं और फिर फीचर्स। डेफिनेशन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू JL Henson, sole trader business is a type of business unit where one person is solely responsible for providing the capital, for bearing the risk of enterprise and for the management of business। तो ये वन मैन आर्मी है भाई, एक ही व्यक्ति जो है वो बिज़नेस के लिए कैपिटल भी इन्वेस्ट करता है, मतलब सारे फंड्स अरेंज करता है, फंड्स इन्वेस्ट करता है, फाइनेंस लगाता है, सारे रिस्क्स बेयर करता है। अगर बिज़नेस को फ़ायदा होगा तो उसको प्रॉफिट तो मिलेगा, लेकिन उसके लिए उसको बहुत सारे रिस्क जो है उसको फेस करना पड़ेगा, बिज़नेस रिस्क, है ना। क्योंकि कभी मान लो उनका प्रोडक्ट जो है नहीं बिका तो उसकी जो स्टॉक इकट्ठा हो जाएगा, उसको वेयर हाउस करना, उसकी ध्यान रखना या उसको सेल करना, ये उस एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। एंड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ बिज़नेस, तो यही व्यक्ति पूरे मैनेज करता है बिज़नेस को। तो उसको इस बात की तो आज़ादी है कि वो अपना बिज़नेस डिसाइड कर सकता है कि उसे क्या बिज़नेस करना है, लेकिन उसके साथ उसको हर चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना पड़ता है। इसके फीचर्स देखते हैं। पहला है फॉर्मेशन एंड क्लोजर। तो ये सबसे ईजीएस्ट फॉर्म ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है टू स्टार्ट एंड क्लोज़, क्योंकि इसके लिए कोई सेपरेट लॉ नहीं है, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है ज़्यादा इसके लिए। जैसे कि केमिस्ट शॉप है, उसके लिए जो बिजनेसमैन है उसको लाइसेंस लेना हो सकता है ना, ड्रग लाइसेंस। लेकिन एक बार्बर शॉप है, उसको कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, आसानी से वो बिज़नेस शुरू कर सकता है या क्लोज़ कर सकता है। देन नेक्स्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो इस बिज़नेस में, सोल ट्रेड में, जो सोल ट्रेडर है उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी जो है वो स्टेक पे होती है। सपोज़ एक राम ने एक बेकरी शॉप खोली, ठीक है। अब एक बेकरी शॉप खोल तो ली उसने, उसकी जो उसने जो लोन लिया था वो था 50,000 रुपीज़ का लोन था, और उसकी शॉप में जो एसेट्स हैं जैसे फर्नीचर हो गया या जो अवन वगैरह है, जो उसके मशीन्स एंड टूल्स हैं, वो उसका जो वर्थ है सारे एसेट्स का मिला के भी सिर्फ 30,000 है। अब जब ये लोन उसको पे करना है, रीपे करना है, और ये 30,000 का सफिशिएंट नहीं होते हैं, तब उसे अपने घर से, पर्सनल प्रॉपर्टी से वो पैसे चुकाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे
जो सोल ट्रेडर है उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। एक तरह से एक तलवार टंगी है उसके सिर पे, है ना, कि अगर लॉस होगा तो उसे सारा अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से भी मकान बेचना पड़े, घर गिरवी रखना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन उसे चुकाना ही पड़ेगा। सोल रिस्क बेयरर एंड प्रॉफिट अर्नर। तो जैसा कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, रिस्क और गेन जो है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक साइड रिस्क है और दूसरे साइड क्या है, प्रॉफिट या गेन है। तो यहाँ पे सारा रिस्क जो है एक व्यक्ति लेता है और जो भी उसका रिवॉर्ड प्रॉफिट के रूप में आता है वो ही एंजॉय करता है, उसको किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। देन 4th पॉइंट है नो सेपरेट लीगल एंटिटी। तो यहाँ पे जो बिज़नेस है और जो पर्सन है जिसने उस बिज़नेस को रन किया है, स्टार्ट किया है, वो दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं है। पर्सन इज़ इक्वल टू द बिज़नेस। अगर हम उस शॉप की बात करते हैं तो हम उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, या उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो उसके शॉप की बात कर रहे हैं। तो देयर इज़ नो लीगल आइडेंटिटी और सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ बिजनेस अपार्ट फ्रॉम द पर्सन हु इज़ रनिंग द बिजनेस एंटरप्रेन्योर और द बिजनेसमैन इज़ वन एंड द सेम। दोनों जो हैं बराबर हैं, एक जैसे, मतलब दोनों को इक्विवेलेंट या एक दूसरे का पर्याय माना जाता है। देन नेक्स्ट है बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। सो देयर इज़ अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ। इसका कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति है, जो बिजनेसमैन है, उसको अगर कुछ होता है, अगर ही सफ़र्स एन एक्सीडेंट, इफ़ ही सफ़र्स एनी इलनेस, कोई कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, उसको कोई बीमारी हो जाती है, या उसको एक्सीडेंट की वजह से कोई पैरालिसिस हो जाता है, या उसका सारा मकान घर बिक जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है वो, है ना, बैंकरप्सी हो जाती है, कुछ भी होता है, तो इस केस में क्या होगा, उसका सारा असर, इफ़ेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, बिज़नेस के ऊपर। अभी तो हमने बोला ना कि दोनों एक हैं, बिज़नेस और द बिज़नेसमैन दोनों एक हैं। तो जो बिज़नेसमैन को होगा वो बिज़नेस को होगा। अगर बिज़नेसमैन को एक्सीडेंट सफ़र करना पड़ा है, इलनेस सफ़र करनी पड़ी है, या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम सफ़र करनी पड़ी है, या वो पागल हो गया, इंसैनिटी, मतलब अगर वो पागल हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, कुछ भी होगा उसको, सोल प्रोप्राइटर को, तो वो किसको होगा, बिज़नेस को होगा। ठीक है। देन नेक्स्ट है, ये नहीं कि ये बिज़नेस जो है उसकी लाइफ जो है अनसर्टेन है, ये ज़्यादा लंबा कितने दिन चलेगा इसका कोई श्योरिटी नहीं रहती। 6th है वन मैन कंट्रोल और डिसीशन। तो यही व्यक्ति, एक व्यक्ति जो है सारा डिसीशन लेता है, सारा अपना बिजनेस ऑपरेशंस कंट्रोल करता है, तो वो इंडिपेंडेंट है, उसको किसी से सलाह नहीं लेनी है। अपने सलाह वो ज़रूर ले सकता है, लेकिन जो फाइनल डिसीशन जो है वो खुद लेता है और सारा बिजनेस ऑपरेशन खुद कंट्रोल करता है। तो वो इंडिपेंडेंट या फ्री तो है, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत है। यहाँ पे एक बात याद आती है मुझे, स्पाइडरमैन में एक जो स्पाइडरमैन के अंकल हैं वो उससे कहते हैं कि बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, मतलब आपको जब आज़ादी मिलती है तो उसके साथ आपको जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। नाउ लेट अस सी द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप। पहला है ईज़ ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। तो जैसा कि हमने फीचर्स में देखा कि जो फॉर्मेशन या क्लोज़र है उसके लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, बहुत इजी है। एक व्यक्ति जो है डिसाइड कर सकता है कि उसे क्या बिज़नेस करना है, क्या और कब स्टार्ट करना है, कब क्लोज़ करना है, ये उसके ऊपर है। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि वो खुद ही डिसाइड कर रहा है, अकेले काम कर रहा है, तो उसे किसी के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना है। डायरेक्ट इंसेंटिव, जो भी रिवॉर्ड है, पूरा प्रॉफिट जो है वो उसका सोल अर्नर है, उसको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। क्विक डिसीजन, बिकॉज जब हम ग्रुप में कई लोग एक साथ मिलकर डिसीजन लेते हैं तो सबके ओपिनियंस डिफरेंट होते हैं, इसके कारण डिसीजन मेकिंग में डिले होता है। लेकिन ये सिंगल मैन जो कि उसको डिसीजन लेना है खुद अकेले ले सकता है, तो जल्दी डिसीजन लेता है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि वो हेस्टी डिसीजन ले सकता है, जो कि गलत हो सकता है। तो वही है, एक सिक्के के दो पहलू, है ना। देन डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस, लिमिटेड लाइफ। जैसा कि मैंने बोला कि अगर
सोल प्रोप्राइटर को कोई भी प्रॉब्लम आती है, हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती है, तो इसका इफ़ेक्ट जो है वो बिज़नेस पे पड़ता है, या बिज़नेस जो है वो ज़्यादा लंबा कंटिन्यू करना मुश्किल हो सकता है। तो ये जो है एक उसका ड्रॉबैक है। लिमिटेड रिसोर्सेज, जो भी सोल प्रोप्राइटर है वो अपनी पर्सनल सेविंग्स या फिर कुछ बोरोड फंड से अपना बिज़नेस शुरू करता है ना, और बोरोइंग भी उसको तभी मिलती है जब उसके पास कुछ पर्सनल एसेट्स होंगी, तभी तो वो सिक्योरिटी के रूप में इसको दिखा करके वो लोन ले सकता है ना। तो रिसोर्सेज जो हैं उसके लिमिटेड होते हैं, तो वो अपना बिज़नेस एक्सपांड नहीं कर सकता। मैनेजरियल एबिलिटी भी लिमिटेड होती है, क्योंकि एक व्यक्ति जो है ही कैन नॉट बी मास्टर ऑफ एवरीथिंग, ही कैन बी जैक ऑफ ऑल, मतलब उसको थोड़ा थोड़ा सबका मालूम होगा, सारी जानकारी होगी, उसको खुद ही परचेज़ करना है, सेल करना है, फाइनेंस अरेंज करना है, सारी चीज़ें उसको खुद करनी पड़ी ना, मार्केटिंग खुद करनी पड़ रही है। तो इतने सारे जो काम है वो अकेला करेगा, तो ही कैन बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन। तो उसकी जो मैनेजरियल एबिलिटी है वो लिमिटेड होगी, तो कहीं ना कहीं उससे मिस्टेक्स, गलती होने की संभावना बनी रहती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, तो ये अनलिमिटेड लायबिलिटी तो एक स्वॉर्ड ओवर द हेड, एक सिर के ऊपर लटकी तलवार की तरह है, क्योंकि कभी भी जब वो बहुत ज़्यादा लॉसेस हो जाते हैं बिज़नेस में और वो लोन रीपे नहीं कर पाता, तो उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से लोन प्रीपे करना पड़ता है। तो ये जो अनलिमिटेड लायबिलिटी है एक बहुत बड़ा लिमिटेशन या ड्रॉबैक है सोल प्रोप्राइटरशिप का। अब हम जल्दी से इसका रीकैप कर लेते हैं। कुछ छोटे छोटे आप निमोनिक्स बना सकते हैं याद रखने के लिए, क्योंकि अभी हम सोल प्रोप्राइटरशिप के बाद पार्टनरशिप फॉर्म भी करेंगे, है ना, तो कंपेयर करने के लिए आपको आसानी होगी। तो इसके फीचर्स हम जल्दी से शॉर्ट में अगर याद करना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे FURLCO, है ना, फर्ल, ऐसा करके हम कुछ उसके निमोनिक्स बना सकते हैं। तो फॉर्मेशन क्या का फीचर में क्या आपको बताना है, फॉर्मेशन के बारे में बताना है, अनलिमिटेड लायबिलिटी के बारे में बताना है, रिस्क बेयरिंग, देन लीगल एंटिटी या फिर उनका कंटिन्यूटी और वन मैन कंट्रोल, ये उसके फीचर्स हैं। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस, तो ये फीचर्स में से निकलते हैं ना। तो एडवांटेजेस में हो गया इजी फॉर्मेशन हो गया, देन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया, डायरेक्ट इंसेंटिव हो गया, क्विक डिसीजन मेकिंग हो गया। लिमिटेशंस में क्या हो गया, लिमिटेशंस में तो 3 उसके लिमिट है ना, लिमिटेड लाइफ, लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, और अनलिमिटेड क्या है, उसकी लायबिलिटी है। So with that we come to the end of this video lesson. In the next video lesson we are going to talk about partnership. मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज़ आप ये वीडियो लेसन देखने के बाद और भी लोगों से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे और नए वीडियो लेसन्स बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। और आपके कोई भी क्वेरीज, क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक, प्लीज़ पुट अप देम इन द कमेंट सेक्शन। तो इससे मुझे ये तो समझ में आया कि मैं कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करूँ, कैसे आपको और बेटर वीडियो लेसन्स दे सकूँ। Thank you all. Keep watching and sharing the video lessons of business studies with Anubha. Happy learning.